क्या करेंगे 10 मिनट, सेकंड ईयर के बच्चों से तो कम से कम बात कर ही सकते हैं। 1 घंटे की हो तो गई पूरी, क्योंकि पता नहीं रहता ना 9:50। ये क्या हो गया? अरे बता रहे थे मेरे को कि जो मेरे सीनियर हैं जिन्होंने पिछली बार यहाँ पढ़ाया था, वो कह रहे थे कि सेकंड ईयर के बच्चे ही तो होंगे ये पिछली बार। तो मैं तो बायोलॉजी तो मैंने ली थी क्लास, मैथ उन्होंने पढ़ाई थी, केमिस्ट्री, है ना। तो बता रहे थे, वो कह रहे थे बच्चे इतने गंवार है ना, को पढ़ना सेकंड लगता ही नहीं है ना। आपको नहीं लगता? आप बैठती हो थर्ड ईयर की क्लास में। कर दी स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो थर्ड ईयर की मीटिंग ढंग से चल नहीं पाती है, पता नहीं क्या चक्कर है। हुए ऐड, ऐड हो गए। पंकज, अच्छा। अरे तेरी, हाँ ये रही है, देखना ये। तो ये तार और ये है ना, ये हटना चाहिए, ये मेरे तो इस पे प्रेशर बहुत है इसका, इसका आधा दिमाग तो इसी में ही। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है क्या? आवाज, आवाज आ रही है? ओके, चले आगे, आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम निकालने पर, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता की कोटि, और इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। अच्छा, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम के बारे में क्या जानते हो आप? पता है, मुझे सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ाने में उतना ही इंटरेस्ट आता है जितना आपको पढ़ाने में आलस आता है। उसका रीजन क्या है? बच्चे इतने एक्टिव रहते हैं और आप लोग सिर्फ सोए सोए रहते हो, ऐसे मजा नहीं आता, ना पढ़ने में मजा आता है ना पढ़ाने में मजा आता है। आप चाह रहे हो कि थोड़ी इंटरेस्टिंग क्लास बने, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, मेरा फेवरेट चैप्टर पर चल रहा है। तो आप सोचो कि आप मुझसे क्या हासिल कर सकते हो, आप लोग क्या क्या चीज, आपके जितने भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हो। और कोशिश करो स्पेक्ट्रोस्कोपी इतनी अच्छे से क्लियर हो जाए आपकी, कोई दिक्कत ही ना आए कभी। तो इन सब चीजों के लिए थोड़े तैयार रहा करो कि हाँ क्या हो सकता है और क्या नहीं। पर पता नहीं आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। हाँ हेलो, आऊंगी मैं ना 11 बजे, है। हाँ हाँ, मैं क्लास में हूँ ना अभी, मैं करूँ। ठीक, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने बात की है ऑर्डर ऑफ फ्रीडम की, तो ध्यान से समझना। आपको पता है कि अगर मैं बात करूं तो एक्सिस कितने हो सकते हैं? एक्सिस हो सकते हैं, एक्स हो सकता है मैडम, वाई हो सकता है मैडम, और जेड भी हो सकता है। एक्स वाई जेड तीनों हो सकते हैं। सोचो, अगर मैं ये बात करूं, इमेजिन करना, इमेजिन, स्वतंत्रता की कोटि में एक्चुअली में कहने का मतलब क्या है?
कोई अणु या कोई व्यक्ति या कोई जानवर जो भी हो, उसकी स्ट्रक्चर को संपूर्ण तरीके से मैं देख सकूं, पूरी तरीके से उसे व्यक्त कर सकूं, पूरी तरीके से उसे व्यक्त कर सकूं, तो मुझे जितनी निर्देशांकों की आवश्यकता होगी, एक्चुअली में निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देशांक होते हैं, आपने पढ़े होंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक और जेड निर्देशांक। मैंने क्या बोला कि अगर मुझे किसी अणु की संपूर्ण आकृति का अध्ययन करना है, तो संपूर्ण आकृति के अध्ययन के लिए मुझे जितने निर्देशांकों की आवश्यकता होगी, उन निर्देशांकों की संख्या को स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। जैसे थोड़ा इमेजिन करना, ये मेरा मार्कर है, ये मार्कर के टॉप पर, इस मार्कर की टॉप पर, समझना मेरी बात, एक इस मार्कर की टॉप पर कोई खड़ा हुआ है, ये मेरी फिंगर इस तरीके से रखी हुई है, देखना। इस फिंगर को, ये जो मेरी उंगली है, अगर इधर गई तो नीचे गिर जाएगी, इधर गई तो नीचे गिरेगी, इधर गई तो नीचे, और इधर गई तो नीचे। यानी कि इसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक निर्देशांक है, केवल इसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास एक निर्देशांक है, तो स्वतंत्रता की कोटि होगी एक। क्या होगी? ऑर्डर ऑफ फ्रीडम होगा 1। 1 तो खैर होती ही नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मानो एक मेरा तार है, ये देखो, ये दिखाई दे रहा होगा, ये तार। इस तार पे मानो कोई चींटी चल रही है, चींटी चलेगी, चींटी। तो चींटी अगर इधर गई तो इधर गिर जाएगी, मानो ये मेरा तार है, चींटी इस पे चल रही है धीरे 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 धीरे, इधर गई तो इधर गिरेगी, इधर गई तो इधर गिरेगी। तो इसकी स्वतंत्रता की कोटि इस चींटी के चलने के लिए सिर्फ एक निर्देशांक है, एक्स एक्सिस, तो इसकी स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी? 1। अगर मुझे इस बोर्ड को प्रदर्शित करना है, इस बोर्ड को प्रदर्शित करना है, तो आप तो अच्छे से जानते हो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। आ तो रही है इसमें? मान नहीं है, मीटिंग हो गई डिस्कनेक्ट। ये जो एक्स वाई है, इस पर चल रही है, इसको बोर्ड को व्यक्त करने के लिए मुझे 2 राशियों की आवश्यकता हुई, 2 निर्देशांकों की, तो इस बोर्ड की कोटि हुई स्वतंत्रता की 2। और अगर मैं खड़ी हुई हूं, ये डस्टर है, ये डस्टर इस प्रकृति में स्पेस में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है? स्पेस में रखा हुआ है। ध्यान से समझना, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा, बस समझने वाली बात है, लिख तो आप लेंगे। ये स्पेस में रखा हुआ है, कॉपी पेन हाथ में होने चाहिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते टाइम मैं नहीं कराऊंगी, आप खुद से करेंगे चीजों को। तो देखो, ये स्पेस में रखा हुआ है, इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, ये रही चौड़ाई, और इसकी मोटाई दिख रही होगी। यानी कि किसी भी स्पेस में अगर किसी को रखा जाए, मैं खड़ी हुई हूं स्पेस में, मेरी हाइट भी है, मेरी विड्थ भी है, मेरी चौड़ाई भी है, और मेरी जितनी भी मोटाई है वो मेरी मोटाई है। यानी कि अगर त्रिविम में, अगर स्पेस में किसी भी चीज को प्रदर्शित किया जाए, किसको? किसी भी चीज को प्रदर्शित किया जाए, तो उसे 3 निर्देशांकों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला कौन सा? एक्स एक्सिस, दूसरा कौन सा? वाई एक्सिस, और तीसरा कौन सा है? जेड एक्सिस। तो टोटल स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? 3 होगी। होगी या नहीं? स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? 3 होगी। अब समझना, ये तो स्वतंत्रता की कोटि हुई। अब देखना ध्यान से, यानी कि कुछ इस तरीके से व्यक्त किया गया है, एक्स वाई और जेड, ऐसे लिखा जाता है ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और बोर्ड के पीछे की साइड एक दिशा जा रही होगी, उसे कहते हैं जेड एक्सिस। चूंकि मैं बोर्ड पे तीनों दिशाएं दिखा नहीं सकूंगी, बोर्ड पे तीनों डायरेक्शंस में दिखा नहीं पाऊंगी, ठीक है, तो इस दिशा को जेड एक्सिस के रूप में प्रेजेंट कर पाएंगे। किसके रूप में?
जेड एक्सिस के रूप में इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अब देखना, अगर मैंने ये कहा है तो स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। ये तो पूरे अणु की है। मानो कि उस अणु में परमाणु रखे हुए हैं और परमाणुओं की संख्या है n, तो टोटल स्वतंत्रता की कोटि कितनी होंगी? 3n। कितनी होंगी? 3n। अब ध्यान रखना, कोटियों को मैं 3 भागों में डिवाइड कर रही हूं। पहला है स्वतंत्रता स्थानांतरण की कोटि। स्थानांतरण, ये जो पूरी स्वतंत्रता की कोटि है, ये 3n की वैल्यू जो है ये इक्वल है स्थानांतरण गति, किसी भी अणु की स्थानांतरण गति। दूसरा है कंपन गति, और तीसरा है घूर्णन गति। कितना है? घूर्णन गति। अब देखना, अब ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रही हूं। 1 मिनट रुकना। देखना, ये तो रही, ये टोटल है। अब मुझे निकालनी है स्थानांतरण गति। स्थानांतरण गति का मतलब क्या है कि कोई भी अणु पूरा का पूरा, सुनना मेरी बात, कोई भी अणु पूरा का पूरा उठ के यहां से यहां आ गया, कोई भी अणु पूरा का पूरा यहां से उठ के यहां आ गया, तो उसे व्यक्त करने के लिए गति 3 ही तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है। यानी कि प्रत्येक अणु की स्थानांतरण गति हमेशा 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। तो बाकी की बची हुई 3n-3 इक्वल टू कौन कौन सी? कंपन की गति और घूर्णन गति। यानी कि इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? कंपन गति प्लस घूर्णन गति। पहले तो ये बताओ, यहां तक कोई चीज समझ में आई कि नहीं आई? कुछ भी बैठा दिमाग में कि दोबारा बताना है? जल्दी बताओ, आया या नहीं? कहां गए? आया या नहीं? जल्दी बताओ, हाँ या ना? ये बस इसलिए मुझे लगता सो गए। आया या नहीं? हाँ या ना बताओ। पूजा, भावना, दिव्या, आ गया? चलो ठीक है। अब देखना, अब मुझे निकालनी है कंपन गति और घूर्णन गति। क्या निकालनी है? कंपन गति और घूर्णन गति। घूर्णन गति निकाल सकूं, देखो कैसे निकाली जाएगी। घूर्णन गति एक तो होगी किसी रैखिक अणु की, और एक होगी किसी अरैखिक अणु की घूर्णन गति। रैखिक अणु के कहने का मतलब क्या है? रैखिक अणु के कहने का मतलब यह है कि CO2 है, ये CO2 एक रैखिक अणु है। क्या है? एक लीनियर है। और अगर कि CH4 है, ये लीनियर नहीं है, ध्यान रखना। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? इसकी स्ट्रक्चर है क्या? टेट्राहेड्रल। क्या है? चतुष्फल की है। ये रैखिक है, ये अरैखिक है। एग्जाम्पल के तौर पे बात किया, अभी हम निकालना सीखेंगे कि कैसे कैसे निकालेंगे। रैखिक अणु की बात करना जरा। रैखिक अणु के लिए घूर्णन गति बताओ। रैखिक अणु किस प्रकार घूम सकता है? ये ऑक्सीजन उठ के यहां आ जाए, समझना मेरी बात, ये ऑक्सीजन उठ के यहां आ जाए, या ये ऑक्सीजन उठ के इधर चला जाए। इधर कितने प्रकार से घूर्णन करवा पा रही हूं मैं? कितने प्रकार से घूर्णन करवा पा रही हूं? सिर्फ 2 प्रकार से। यानी कि इसकी घूर्णन गति कितनी हो जाएगी इस बार? घूर्णन गति कैसे हो जाएगी? रैखिक अणु के लिए घूर्णन गति हमेशा रहेगी क्या? 2। और अरैखिक अणु के लिए तीनों दिशाओं में कैसे भी गति करेगा, कैसे भी घूर्णन करेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगी? 3। इसके लिए होगी 2 और इसके लिए होगी 3। स्थानांतरण की गति सबके लिए 3, टोटल कितना? 3n। इसके बाद बचा हुआ मुझे निकालनी है कंपन गति। कैसे निकालनी है कंपन गति? वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशनल मोशन कैसे निकालोगे? 3n
रैखिक के लिए निकालोगे तो रैखिक में से स्थानांतरण गति और ये चीज निकाल दो, और कंपन गति कैसे निकल के आ जाएगी 3n-5 फॉर्मूले से, और अरैखिक के लिए कैसे निकल के आएगी 3n-3 के फॉर्मूले से। कुछ बैठा दिमाग में या नहीं? कुछ बैठा? तो ये ना सर इतनी गंदी क्लास है ना थर्ड ईयर, बिल्कुल ना तो पढ़ते हैं ना लिखते हैं। जितना मैंने सुना है ना आप वैसे ही हो, उससे भी बुरे हो। जितना मैंने सुना है ना, आपके पुराने सर जो है, मैडम जो है, जो भी बोलते हैं ना कि बेकार क्लास थी सेकंड ईयर, और सच में बेकार है। अगर एग्जाम हुए होते ना तो आप में से कम आधी जनसंख्या फेल हो गई होती। इतने बकवास, इतना बकवास पढ़ते हो, इतना बकवास ज्यादा, हद से ज्यादा। देखो क्लास में होती ऑफलाइन निकाल देती, भगा देती, सच कह रही हूं। देखना एग्जाम्पल से समझते हैं। ये माना टोटल अणु है, यहां मैं अणु लिख रही हूं, अणु लिख रही हूं। स्वतंत्रता की कोटि निकालेंगे यहां से। कौन कौन सी गति निकालनी है? स्थानांतरण गति निकालोगे, घूर्णन गति निकालनी है, और लास्ट में निकालनी है कंपन गति। ठीक है? कोई बच्चा होगा ना वो भी इतना शोर मचाता है, थोड़ा बहुत तो वैसे बातें बनाने में इतने परफेक्ट हो। ये पहला अणु है हीलियम, ये पहला अणु है हीलियम। स्वतंत्रता की कोटि बताओ कितनी होगी इसमें? चलो कैपिटल एन की वैल्यू बता दो, एक और बना देती हूं फिर भी। यहां निकालो कैपिटल एन और यहां निकालो 3n। 3n क्या थी? टोटल स्वतंत्रता की कोटि थी। कितनी स्वतंत्रता की? फिर उसमें से गतियां निकालनी है। स्थान पेपर में बहुत पूछता है, पढ़ लो। बहुत ज्यादा दुखी रहोगे, मैं तो छोड़ दूंगी पढ़ाना अगर ऐसे ही करते रहोगे। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी, बिल्कुल भी, सच बता रही हूं। देखना यहां क्या है, हीलियम है। एन की वैल्यू क्या हो सकती है? प्रत्येक चीज के लिए एन की वैल्यू, परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1। अरे परमाणु एन परमाणुओं की संख्या ही तो है, नंबर ऑफ एटम्स। 3n कितना होगा? 3। मैंने बताया स्थानांतरण की गति भी सबके लिए 3 होती है, तो ये 3 ही रहेगी। अब मुझे बताओ घूर्णन गति क्या होगी? क्या इसकी कोई घूर्णन गति होगी? क्या इसकी कोई घूर्णन गति हो सकती है? ये अकेला परमाणु है। क्या इसकी घूर्णन गति की संख्या कितनी होगी बताइए? इसकी घूर्णन गति की संख्या कितनी होगी? कभी भी किसी सिंगल परमाणु की ना तो कोई घूर्णन गति होती है और ना ही कोई कंपन गति होती है, दोनों 0 रहेंगे। अगला देखना H2। बताओ n की वैल्यू फटाफट बताते चला, चैट के थ्रू मैंने कर देना इसको लैपटॉप। हाँ कैपिटल एन की वैल्यू बताओ, कैपिटल एन की वैल्यू 2। वेरी गुड, कैपिटल एन की वैल्यू 2। 3n की वैल्यू कितनी? 6। 3 का गुणा 2 से कर दो, 6 आ गया। स्थानांतरण की गति कितनी होगी? 3 ही रहेगी, ये तो हम जानते हैं। घूर्णन गति बताओ इसकी कितनी होगी? घूर्णन गति बताओ कितनी होगी? घूर्णन गति इसकी, ये 2 ही दिशाओं में गति कर सकता है। H2 इस तरीके से लटका हुआ है, देखो ये देखना, ये H2 है, ये देखो। घूर्णन कैसे कर सकता है? या तो ये ऐसे घूम जाए या ये ऐसे घूमे, या ये ऐसे या ये ऐसे, ऐसे घूमेगा, बस 2 ही तरीके से घूमेगा। तो ये 2 ही तरीके से घूम रहा है, तो घूर्णन गति कितनी हो गई? 2। तो कंपन गति कैसे निकाल दें? कंपन गति इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दो, ऐसे तो निकालोगे।
टोटल कोटि में से इन दोनों को जोड़कर घटा दिया जाए तो कंपन गति निकल के आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ो 5 और 6 में से घटा दो, कितना आ गया 1। अगला देखना H2O, बताना H2O के लिए कैसे होगा। H2 पहले तो बताओ ये रैखिक है कि अरैखिक है, उसके बाद बात करेंगे। H2O रैखिक है या अरैखिक है, लीनियर है? फिर मैं करा ही देती हूं, आपकी मर्जी है, आप समझो ना समझो। ये ध्यान रखना, ये अरेखीय के फॉर्म में सॉल्व कर रखा है बुक में। n की वैल्यू क्या है 3, 3n की वैल्यू क्या होगी 9, स्थानांतरण की गति फिक्स है 3, घूर्णन गति फिक्स है 2। अरैखिक के लिए घूर्णन गति तीनों दिशाओं में घूम सकता है। तो कंपन गति कितनी बची 3 और 3 6, और 9 में से 6 घटा दो 3। अगला आपको एक दे रखा है एग्जांपल CO2, रेखीय, ये रेखीय है, CO2 रेखीय है। बताओ एटम कितने, n की वैल्यू कितनी 3, 3n की वैल्यू कितनी 6, 3n की वैल्यू कितनी 6, स्थानांतरण गति कितनी, स्थानांतरण गति कितनी 3, घूर्णन गति रेखीय के लिए 2 होगी, तो घूर्णन गति कितनी 2, कंपन गति निकाल दो इन दोनों को जोड़ के, 3 और 2 5, 9 में से 5 गए तो 4। अगला कौन सा एग्जांपल है, अगला है C2H2 रेखीय, एथिलीन, एसिटिलीन, C2H2 रेखीय, लीनियर, नंबर ऑफ एटम्स 4, 3n की वैल्यू 12, निकालो। स्थानांतरण गति मैडम 3 ही रहेगी, फिक्स है। घूर्णन गति रेखीय के लिए है, घूर्णन गति रेखीय के लिए है तो 2 रहेगी, और इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दो, टोटल में से तो 3 और 2 5, 12 में से 5 गए तो 7। एक एग्जांपल दिया हुआ है C6H6 बेंजीन, ये दिया हुआ है रेखीय, दिया हुआ होगा अरेखीय है, ये अरेखीय बुक में। एटम कितने 6 और 6 12, टोटल 3n कितना 36, स्थानांतरण गति 3 फिक्स रहेगी, अरेखीय के लिए घूर्णन गति 3, 3 और 3 6, 36 में से 3, 36 में से 6 घटा दो 30, कंपन गति कितनी आ गई 30। कोई सा भी एग्जाम्पल लेके हम उसकी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम इस प्रकार निकाल सकते हैं, गतियों की संख्या इस प्रकार निकाली जा सकती है। पहले तो ये बताओ ये समझ में आया या नहीं, जब ही आगे बढ़ूंगी मैं, क्योंकि अब मैं बढ़ूंगी घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी की ओर। करना मैडम, हाँ 32 स्टूडेंट्स अटेंडेंट है। यूश्रा को आ गया, निकाल सकते हो। चलो मैं एक एग्जांपल लिख रही हूं, मैं सामने ही बैठी हूं लैपटॉप के, एक एग्जांपल अब मैं लिख रही हूं, उसको करेंगे आप। C12H22O11 अरेखीय है ये नोट्स में नहीं दिया है मैंने, अपनी तरफ से आपको एग्जांपल दिया है। फटाफट निकालो, n की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, जिससे पूछो वो बताएगा। भारती, भारती कैपिटल N का मान बताओ फटाफट, कोई भी बताओ, चलो बताओ फटाफट। कैपिटल N का मान 46, चंद्रशेखर 11 12 12 22 10 32 34 12 22 10 32 और 2 34 10 44 और 45 नहीं है क्या, ये 45 है, हाँ 45। चलो बताओ 3n कितना हो जाएगा,
3n कितना हो जाएगा? 3n। विवेक कुमार, वेरी गुड। स्थानांतरण की गति बताओ कितनी होगी? स्थानांतरण की गति, स्थानांतरण की गति बताओ। बिल्कुल सही। 3। घूर्णन गति बताओ, घूर्णन गति, घूर्णन गति 3। और कौन कौन है 3 के साथ? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 3। और बाकी की बची हुई कंपन गति किससे कैसे निकालोगे? कंपन गति कितनी आएगी? कंपन गति कितनी आएगी? कंपन गति 3। कंपन गति 3 और 3 6, 135 में से 6 घटा दो 129, दैट्स ऑल। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब यहां खत्म हो गया आपका एक चैप्टर, यूनिट 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर नंबर 3 फिनिश। चलिए आगे चलें। अब चलेंगे मेन हेडिंग घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की ओर चलेंगे कि आखिर घूर्णन होता क्या है, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी से किस लिए और किस कारण कहा जाता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, बड़ा ही सिंपल और साधारण सी चीज काम करेगी। देखो, एक्चुअली में स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, क्या थी स्पेक्ट्रोस्कोपी? जिस भी फील्ड में उसे रखो वहां से वो ऊष्मा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा क्षेत्र में चला जाए। किस पे चला जाए? उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए। और जैसे ही वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाए, क्या करे? जैसे ही वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाए तो वहां पर जाकर स्पेक्ट्रम की लाइंस देगा, और जो ये स्पेक्ट्रम की लाइन देगा ये एक्चुअली में स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानी जाएगी। अब देखो कि घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, चाहे इंफ्रारेड हो, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, चाहे रमन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, कोई से भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, इनको डिस्क्रिमिनेट करने का, विभाजित करने का तरीका इन्होंने निकाला। फील्ड, किस फील्ड में रख रहे हैं, किस फील्ड में रख रहे हैं। तो ध्यान रखना, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी, घूर्णन स्पेक्ट्रो, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी तब कही जाएगी जब किसी पदार्थ को आप माइक्रोवेव क्षेत्र में रखेंगे। कौन से क्षेत्र में? माइक्रोवेव क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि ये फील्ड के कुछ तरंग दैर्ध्यों की वैल्यू रहेंगी, वेवलेंथ की वैल्यू रहेंगी बच्चों, कि जैसे ही माइक्रोवेव फील्ड में किसी भी पदार्थ को रखा जाएगा तो इस फील्ड में ये ऊष्मा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा क्षेत्र में चला जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है, अणु इस प्रकार, देखो ये मेरा ये निम्न ऊर्जा स्तर है, ये निम्न ऊर्जा स्तर है। इस निम्न ऊर्जा स्तर से अणु घूर्णन करता हुआ, घूर्णन करता हुआ, घूर्णन करता हुआ उच्च ऊर्जा क्षेत्र में पहुंचा। जैसे ये घूर्णन करता हुआ उच्च ऊर्जा क्षेत्र में पहुंचेगा तो उच्च ऊर्जा क्षेत्र में जाते ही इसको जाने के लिए, अरे ऊपर जाने के लिए कुछ ऊष्मा तो चाहिए, ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन तो करेगा। जिस ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन करेगा वो ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन एक्चुअली माइक्रोवेव फील्ड में करता है। जब माइक्रोवेव फील्ड में उसको करता है तो उस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली में घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानी जाती है। ये होता है घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन। चलो चलें आगे। हम ले रहे हैं कोई रोटेटर जिसका नाम है, अगला हेडिंग है दृढ़
द्विपरमाणु घूर्णी। रिजिड रोटेटर बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? अच्छा, रिजिड का मतलब जानते हो आप क्या होता है? रिजिड रोटेटर क्या होता है? देखो, अभी रिकनेक्ट कर रहे हैं, वापस ज्वाइन कीजिएगा।